गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर डीएलएड से संबंधित क्लासेस कराई जाती हैं और साथ में ही पेपर को लेकर के या पीएनपी से कोई न्यूज़ को लेकर के ऑथेंटिक न्यूज़ को इस चैनल पर दिया जाता है। तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगी, उसको प्रेस कर लीजिएगा। आपको चैनल सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगी कि हमारे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अगर जाती है तो आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी कल की जो इस चैनल की क्लास थी वो हिंदी की बहुविकल्पी प्रश्न का क्वेश्चन कराया गया था। आज हम लोग हिंदी ही राजन सीरीज की जो हिंदी है उसकी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होनी चाहिए, छोटी सी क्लास होगी। आप एक बार या दो बार पढ़ करके आसानी से इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपके पेपर में आपको प्रॉब्लम ना दे सके। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पेपर में इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। आप आराम से 90 प्लस मतलब परसेंट उठा करके लेकर के आएंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और माता रानी से दुआ करूंगा कि आप सभी की पेपर अच्छे से जाए। और पेपर की डेट भी अक्सर मान के चलिए कि पेपर की डेट आ ही चुकी है, क्योंकि पेपर जो प्रस्तावित डेट है मुझे ऐसा लगता है कि 10 तारीख के बाद जो होगा वो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहि नहीं हाथ। यह पंक्ति किस कवि के विषय में कहा गया है? तो यह जो पंक्ति है वो कबीरदास के विषय के बारे में कहा जाता है। कबीरदास के विषय में कहा जाता है, ना कागज छुए और ना ही कलम छुए, लेकिन बहुत बड़ी ज्ञान की बातें कह गए, इसीलिए कहा गया मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहि नहीं हाथ। ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, हो सकता है ये पेपर में दोबारा से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ जो शब्द होता है वो क्या होता है कि जब कोई शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है जो दो शब्दों के मेल से बना हो। कहता है कि कोई शब्द ऐसा हो जो प्रयोग किया जा रहा हो परंतु दो शब्दों के मेल से वो शब्द बना होता है। तो क्या कहता है, लेकिन उनका जो सामान्य अर्थ प्रकट करता है वो कैसा होना चाहिए, विशेष अर्थ प्रकट करने लगे तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब वो सामान्य अर्थ प्रकट न करके एक विशेष अर्थ प्रकट करने लगते हैं, तो ऐसे शब्द को क्या शब्द कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कह रहा है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। एक तत्सम होता है और एक तद्भव होता है। क्या कहता है कि जो तत्सम होता है वो संस्कृत शब्द होता है। वो कैसा शब्द होता है, संस्कृत शब्द होता है, और ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हस्त, अग्नि, आम्र आदि ऐसे जो शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम का ही तद्भव बनता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, मूल्यांकन के उपकरण बताइए। कह रहा है कि मूल्यांकन जो किए जाते हैं उसके उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं? तो मूल्यांकन जो है वो प्रश्न विधि से भी हम लोग करते हैं, अवलोकन से भी करते हैं, परीक्षण करके करते हैं, उनकी सूची देखते हैं, रिकॉर्ड या दस्तावेज देखते हैं, विश्लेषण करते हैं बच्चे का। मतलब होता है ना, इन सब चीजों को देख करके उस बच्चे का क्या किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। तो मूल्यांकन के उपकरण यदि आपसे पूछे तो आप उसमें प्रश्न, अवलोकन, परीक्षण, सूची, रिकॉर्ड या दस्तावेज, विश्लेषण आदि उसमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं चार तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में लिखिए। अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था, अभी आपसे पूछ भी लिया। कह रहा है किन्हीं चार तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में लिखिए। तो ये तत्सम शब्द हो गए आपके पास। तत्सम शब्द मैंने आपको बताया कि वो संस्कृत में ही होते हैं, हिंदी में उसको संस्कृत में ही प्रयोग किया जाता है, और ये आपका तद्भव हो गया। तो क्या कर रहा है, चतुर्दश, चतुर्दश का तद्भव क्या हो गया, 14। अश्रु, अश्रु का तद्भव आशु, अनर्थ का तद्भव अनाड़ी, अंधकार का तद्भव अंधेरा। ये आपका तत्सम है सारे शब्द, और इधर के क्या है आपके तद्भव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। कह रहा है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या लिखना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको बार बार बताते जाओ कि आप पढ़ो आसानी से, आप आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते जाओ ताकि पेपर के टाइम पर आपके पेपर में बैक ना लगे, आप अच्छे से पेपर दे सको। लेकिन बच्चे समझते नहीं हैं, फिर पेपर दे करके आते हैं और फिर जब उनका बैक लग जाता है तब वो उनका क्या होता है, वो होश में आ जाते हैं कि सर कह रहे थे यदि मैं पढ़ लेता तो आज मेरा बैक ना लगता। तो वही अर्थ है, आंखें खुलने का अर्थ क्या होता है, होश में आना। तब होश में आ जाएंगे कि दूसरे वाले सेमेस्टर मुझे अच्छे से तैयारी करनी है ताकि फिर से बैक ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। कह रहा है कि अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस चीज को याद करके रखना, हो सकता है आपके ये पेपर में आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है आपसे पूछ सके कि अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए, तो आप लिखना तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। उपसर्ग का मतलब होता है ऐसा शब्द जो पहले लग करके बनता हो, जो पहले लगकर बनता हो उसे उपसर्ग कहते हैं। कह रहा है उप और प्रति उपसर्ग लगाकर दो शब्द लिखिए, तो उप धन कार जो होता है ना उपकार, उपभेद, ये दो शब्द बोला है, दो भेद आप बता दिए। प्रति प्रति में प्रतिपक्ष और प्रत्येक, दो शब्द यहाँ भी आपने लिख लिया। और भी कुछ लिख सकते हैं प्रतिदिन, और इधर भी कुछ लिख सकते हैं उप में भी। तो आपसे जो कहे उपसर्ग कहे, आप उन शब्दों को पहले लगा करके उसके लास्ट में कोई शब्द जोड़ करके आप शब्दों को क्या कर लीजिए, बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो जो सुमित्रानंद पंत जी हैं उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करिए। कह रहा है कि आग बबूला होना जो शब्द है, इस शब्द को मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करिए। तो आग बबूला होने का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। क्या होना? बहुत क्रोधित होना। अब आप उसके लिए शब्द बना सकते हो कि किसी इंसान को कोई कोई भी कुछ भी शब्द बोलता है, कुछ भी बोले उसे तुरंत तेजी से गुस्सा आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आग बबूला होना। यानी छोटी छोटी बातों पर आग बबूला नहीं होना चाहिए। आपको ये वाक्य का प्रयोग बता रहा है। नेक्स्ट क्या है, कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है? तो कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो विख्यात हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने रावण को मारा वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए। कह रहा है राम ने रावण को मारा, इस शब्द के वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो रावण को राम ने मारा, यानी इसको क्या करिए, इसको आप आगे लिखिए, रावण को राम ने मारा। नेक्स्ट, अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ ये होता है कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना। कैसा कार्य करना? मूर्खतापूर्ण कार्य करना। सुलेख किसे कहते हैं? सुंदर लिखना ही सुलेख कहलाता है। जो सुंदर लिखते हैं उसे ही क्या कहते हैं? सुलेख कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो सबके उपयोग के लिए हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। कह रहा है जो सबके उपयोग के लिए हो ऐसे शब्द के वाक्यांश को एक शब्द लिखिए, उसे कहते हैं सार्वजनिक। जैसे अस्पताल, गांव का जो ग्राउंड का मैदान होता है वो, ये सब के सब कैसे होते हैं? सार्वजनिक होते हैं। ठीक। नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बाध, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। कह रहा है नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बाध, पंक्ति में प्रयुक्त उपमा अलंकार लिखिए। तो इसका जो अलंकार इसमें है वो है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। नेक्स्ट, आकाश का चाँद हाथ आना मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब असंभव कार्य को संभव करना ही क्या कहा जाता है? आकाश का चाँद हाथ में आना। नेक्स्ट, बीड़ा वादनी वर्दे पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो बीड़ा वादनी वर्दे पंक्ति के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। कह रहा है चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो चतुर्दिक शब्द में दीर्घ समास तथा यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट, 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बंटवारा होना, 12 बाट होना का मतलब क्या होता है? बंटवारा होना। अब वाक्य का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे जो राकेश है वो अपने भाइयों में 12 बाट हो गया। कैसा हो गया? 12 बाट हो गया। त थ द ध का उच्चारण स्थान बताइए। आप देखेंगे तो त थ द ध आपका जीभ जो है वो दांतों में आकर के टकरा रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। नेक्स्ट, आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। कह रहा है आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तो आग का तत्सम अग्नि तथा हाथी का तत्सम रूप गज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? जैसे आपके ऊपर कोई उपकार कर दे और फिर बदले में आप भी उपकार कर दीजिए, उसे क्या कहते हैं? तो कहा जाता है उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्युपकार। किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो अनौपचारिक भाषा का स्वरूप जो होता है वो अनिश्चित होता है। नेक्स्ट, देशज शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। आपको इस शब्द से ही पता होता होगा कि देशज शब्द किसे कहते होंगे। तो कह रहा है देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति अज्ञात है, अर्थात हमको यह ज्ञात नहीं कि ये शब्द किस भाषा से लिया गया है। जैसे लोटा, लोटा शब्द देशज है। खिड़की, डिब्बा, ठेस आदि ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द देशज हैं। तो देशज शब्द जो होते हैं ये वे शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति अज्ञात है, मतलब पता नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तद्भव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तद्भव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, तद्भव कहलाते हैं। कहता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं किंतु धीरे धीरे उनके जो रूप हैं वो क्या हो गए हैं? बदल गए और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, यानी हिंदी में प्रयोग होने लगे, ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे हाथ,
आग, आम, नंगा आदि शब्द जो हैं ये तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट, जीवन निर्वाह तथा बीड़ावादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो जीवन निर्वाह में तत्पुरुष समास है और बीड़ावादनी में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रूढ़ि शब्द किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित बताइए। कह रहा है रूढ़ि शब्द किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित बताइए। तो रूढ़ि शब्द उसे कहते हैं जो किसी शब्द के योग से नहीं बनते हैं, उन्हें रूढ़ि शब्द कहते हैं, जैसे आम, नाक, कलम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो ये किसी भी शब्दों के योग से नहीं बने हैं, ठीक। ये अक्षर हैं, इसमें अक्षर लग गए, परंतु और शब्दों के योग से ये बने नहीं, इसलिए इस शब्दों को क्या कहा जाता है, रूढ़ि शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द योग से बनते हैं। ऐसे शब्द जो योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग मतलब होता है जोड़ना, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे 2 + 3, 2 में 3 जुड़ा तो क्या आया 5। इसीलिए यौगिक शब्द मतलब होता है एक शब्द में कोई एक शब्द जुड़ा होगा, जो ऐसे शब्द बनते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विश्वविद्यालय, आप देखोगे तो एक शब्द विश्व हो गया, एक विद्यालय हो गया, तो दोनों शब्दों को आपस में जोड़ करके विश्वविद्यालय बनाया गया। पुस्तकालय, एक पुस्तक और एक आलय, तो इस शब्द से क्या बना, पुस्तकालय। छात्रावास, एक छात्र एक आवास, यानी छात्र और आवास को मिला करके क्या बना दिया गया, छात्रावास। ऐसे शब्द को कैसा शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर बताइए। कह रहा है मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होते हैं। तो मुहावरे जो होते हैं वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते हैं, मुहावरों का जो प्रयोग होता है वो स्वतंत्र नहीं होते, परंतु लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। जो लोकोक्तियां होती हैं उनका प्रयोग कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, आप कुछ बोलोगे मुहावरा, लेकिन उसके अर्थ कुछ अलग रहते हैं। लोकोक्ति वाक्य है, लोकोक्ति क्या होता है, वाक्य होते हैं। नेक्स्ट, मुहावरे लक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग प्रायः अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। जो मुहावरे होते हैं वो लाक्षणिक अर्थ देते हैं। मुहावरा फल से संबंध नहीं रखता है, लोकोक्ति फल से संबंध रखता है। कम से कम 2 या 3 पॉइंट आप याद करके जाइएगा। यदि आपके पेपर में आता है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बताइए, तो आप लिख करके आएगा। और ये आपके पेपर में आए हुए प्रश्न है, आप यहाँ पर भी देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है, परंतु यहाँ एक ऐसी एनर्जी मिलती है कि इच्छा होता है, अच्छा होता है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सरल वाक्य किसे कहते हैं। कह रहा है कि जो सरल वाक्य होते हैं वो किसे कहा जाता है। तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे रोहन पुस्तक लिखता है, रोहित चाय बना रहा है, इन सब में देखा जाए तो एक ही क्रिया है। जिस शब्द में एक ही क्रिया होती है उस शब्द को क्या कहा जाता है, सरल वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो कह रहा है वह वाक्य जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक उपवाक्य हो और ये उपवाक्य किसी संयोजक, जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु, कह रहा है ऐसे शब्द जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक उपवाक्य हो और ये उपवाक्य किसी संयोजक द्वारा जुड़े हों। संयोजक का मतलब ये होता है कि एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में जो शब्द लगा होता है जो जोड़ने का काम करता है, जैसे दिल्ली से मुंबई, तो इसमें से जो है ये एक प्रकार का संयोजक वर्ड है, क्योंकि से ही इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, दिल्ली और मुंबई को। ऐसे ही अगर ये उपवाक्य जो होते हैं वो इन संयोजकों से जुड़े होते हैं तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए, किंतु, बीच में क्या गया, किंतु, किंतु वह नहीं गया, तो ये किंतु से जुड़ गया आपका 2 वाक्य, तो इसी को क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है। जो अनौपचारिक शिक्षा केंद्र होता है वो कैसा होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा केंद्र घर है, जो घर होता है वो आपका एक प्रकार का अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र लेखन से होने वाले लाभ बताइए। जो स्वतंत्र लेखन होते हैं उनसे कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। वैसे स्वतंत्र लेखन से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, पर 2-3 मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। स्वतंत्र लेखन से रचनाकार की अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, बिल्कुल। वो अपने रचनाकार मतलब अपने द्वारा जो उसकी स्वेच्छा होगी, जो उसकी अभिव्यक्ति होगी, उसका विकास होगा जब वो स्वतंत्र लेखन करेगा। स्वतंत्र लेखन से रचनाकार की कल्पनात्मक शक्ति का विकास होता है। वो सोचेगा, अपने हिसाब से सोच करके लिखेगा, तो उसकी जो रचनाकार की जो कल्पनात्मक शक्ति होती है उसका क्या होगा, विकास होगा। स्वतंत्र लेखन से रचनाकार या लेखक का बौद्धिक विकास होता है। भाई जो सोचेगा, कल्पना करेगा, तो उसकी बुद्धि का क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट इसी में है एक, स्वतंत्र लेखन से रचनाकार या लेखक के कार्य में दक्षता एवं प्रवीणता अधिक आती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्र और सु उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द लिखिए। अभी आपको ऊपर भी बताए गए इसी में कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं, अगर आपसे बोल दे कि कोई शब्द दे और बोले उपसर्ग मतलब लिखिए,
तो आप उस शब्द को आगे जोड़िएगा। कहाँ जोड़ेंगे? आप उस शब्द को आगे जोड़िए। क्या कह रहा है? प्र धन पौत्र, तो क्या हो जाएगा? प्रपौत्र। ये देखो ये आगे जुड़ा है। सु धन अवसर यानी सु अवसर, ये आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया और इसमें शब्द को जोड़ दिया गया, सुहावना। ठीक, ऐसे करके आप जोड़ सकते हो। प्रणयन, प्रणयन क्या हो जाएगा? प्रणयन। सुगंध क्या हो जाएगा? सुगंध। तो ये सारे शब्दों में उपसर्ग लगाकर जोड़ दिया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर के आपके पेपर में आएंगे। और आप जानते हैं कि डीएलएड में एक नंबर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। एक नंबर से ही बैक भी लग जाता है और एक नंबर से ही बैक लगने से बच भी जाते हैं बच्चे। ठीक, तो अभी से आंखें खोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहली जलधि, सिंधु, सागर, उदधि, ये ऐसे शब्द हैं जो समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास के नाम क्या है? एक दंत में तत्पुरुष समास है और नील कमल में कर्मधारय समास है। ओके, नेक्स्ट क्या है? खाने के दांत दिखाने के और, कह रहा है खाने के दांत और दिखाने के और। कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। इसका मतलब होता है कथनी और करनी में अंतर। कुछ लोग होता है ना, बोलते कुछ हैं परंतु करते कुछ हैं, तो उन्हीं को कहते हैं खाने के दांत और दिखाने के और। तो क्या होता है वाक्य प्रयोग में? जैसे कुछ मंत्री अपनी संपत्ति का सार्वजनिक घोषणा करते हैं किंतु फिर अपने रिश्तेदार के नाम संपत्ति इकट्ठी करते रहते हैं। सचमुच खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं, यानी वो कहते हैं हमारे पास इतनी ही संपत्ति है, ये नहीं है। उसके बाद अपने रिश्तेदारों से उन संपत्ति को क्या करते हैं? इकट्ठा करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कहता है कांकर पाथर जेर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है कबीरदास जी। कबीरदास जी इस पंक्ति को बोले हैं। फिर क्या है? आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ एवं प्रयोग कीजिए। आवाज उठाने का मतलब होता है विरोध करना। कोई गलत काम हो रहा है तो आप वहां पर बोल रहे हो, आप वहां पे आवाज उठा रहे हो, तो आप दूसरे का क्या कर रहे हो? विरोध कर रहे हो। जैसे भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज उठाना समाज के हित में होता है। जैसे आज टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही है, अगर आज आप अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हो तो समझ लीजिए कि हम लोग का आवाज दबी की दबी ही रह जाएगी। इसलिए हम लोग को आवाज क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? समझाइए। कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, आप समझाइए। तो भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह का एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यथा ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक जिसे कहते हैं। जैसे भाषा का रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह का एक शब्द, जैसे होता है ना कि आप बड़ी बड़ी लाइनों को बोलो, इससे बेहतर है कि आप उन लाइनों के एवज में एक ही शब्द बोल दीजिए, एक ही शब्द प्रयोग कर लीजिए, वही आपका काम कर जाए। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। कुछ लोग एक शब्द बोलते हैं ना, नास्तिक। अब चाहे तो आप एक शब्द बोल दो, चाहे तो आप ये बोलो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, उसे भी क्या कहते हैं? नास्तिक ही कहते हैं। तो यही आपका फायदा है कि आप कम बोल करके अपने शब्दों को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो क्रिया के 8 रूप होते हैं। समास किसे कहते हैं? दो शब्द के बीच विभक्ति को हटाकर एक शब्द रूप कर देना ही समास है। कह रहा है दो शब्दों के बीच की जो विभक्ति होती है उसको हटा करके एक शब्द का रूप दे देना क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समास का मुख्य कार्य क्या है? कह रहा है समास का मुख्य कार्य क्या है? तो समास का मुख्य कार्य क्या है? शब्दों को संक्षिप्त और सुंदर रूप में रखना ही समास का मुख्य कर्म है। जो समास होता है वो शब्दों को संक्षिप्त करता है और सुंदर रूप में रखता है। इसी कर्म को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जैसे मैंने मुंबई में गगन को चूमने वाली इमारतें देखी। कह रहा है मैंने मुंबई में गगन को चूमने वाली इमारतें देखी। इस वाक्य में गगन को चूमने वाली शब्दों के स्थान पर यदि एक सामासिक शब्द में गगन चुंबी प्रयोग करेंगे तो वाक्य संक्षिप्त हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा। जैसे मैंने मुंबई में गगन चुंबी इमारतें देखी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा का मतलब इस टाइम की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा जो है इस टाइम की, वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा को। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? पूछा जा रहा है आपसे तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी में हुआ था। कई सारे लेखक, कई सारे कवियों का आपसे जीवन परिचय भी पूछा जाएगा इस पेपर में, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में। तो कुछ ही दिनों में आपके पास एक क्लास ऐसी भी आएगी जिसमें हर एक कवि, हर एक लेखक जो भी हैं उनके जीवन परिचय के बारे में शॉर्ट चीजें यानी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से या एक ही वीडियो में सारे लोगों को कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्या हमारे पास?
रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। तो रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। यौगिक होता है, आपको बताया गया। रूढ़ भी होता है, आपको बताया गया। और योग रूढ़ भी होता है। योग रूढ़ आपसे सबसे फर्स्ट में बताया गया, उसके बाद आपको रूढ़ बताया गया, उसके बाद आपको यौगिक भी बताया गया। नेक्स्ट क्या है, मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। मौन वाचन की 2 विशेषताएं क्या हो सकती है। मौन वाचन से समय की बचत होती है, पहली बात। किसी दूसरे को पढ़ने में असुविधा नहीं होती है। जैसे आप चिल्लाते रहोगे, आप चिल्ला करके पढ़ोगे तो आपके बगल वाला जो पढ़ने वाला है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रकार की असुविधा होती है ना, तो इन असुविधाओं से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मौन वाचन के प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लोकोक्ति के 2 विशेषताएं बताइए। लोकोक्ति के 2 विशेषताएं बताइए। तो क्या होता है, हास्य व्यंग से युक्त होती है, प्राचीन परंपरा से ये शब्दें जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्या है, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। तो हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। नेक्स्ट क्या है, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थ शब्द लिखिए। कह रहा है उन्नत तथा कृपण शब्दों का विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति, और कृपण का हो जाएगा दाता। नेक्स्ट, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। सावन का तत्सम श्रावण और किसान का तत्सम कृषक। आशु यानी काव्य के रचयिता कौन है। आशु एक काव्य है, उसके रचयिता कौन है। तो उसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट, आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आकाश से तारे तोड़ लेने का मतलब होता है असंभव कार्य करना। कुछ लोग कहते हैं ना, बातचीत करते रहते कहते हैं, यार तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ तो मैं आकाश से तारे तोड़ लाऊं। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का असंभव कार्य है। अब वाक्य प्रयोग में जैसे भारत की क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीत लेना मानो आकाश से तारे तोड़ लेना जैसा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होता है जब इंडिया और पाकिस्तान से होता है। नेक्स्ट क्या है, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन से कवि जाने जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, उछाह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो उछाह का हो जाएगा उत्साह और चितेरा का हो जाएगा चित्रकार। त्वदित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय त्वदित कहलाते हैं। कह रहा है धातु, जो धातु होते हैं को छोड़कर अन्य शब्दों में जोड़े जाने वाले जितने भी प्रत्यय होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कुलीन, महिमा, कौंतेय में कौन कौन सा प्रत्यय है लिखिए। तो कुलीन में ईन प्रत्यय है। क्या है, ईन, लास्ट में ईन लग रहा है, कुल में ईन लगा। महिमा में ईमा है, मह धन ईमा। कौंतेय में ए है, कौंत धन ए। ये सब के सब क्या है, इसमें प्रत्यय है। कौंतेय में ए है, महिमा में ईमा है, कुलीन में ईन है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोकिला एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। कह रहा है कोकिला एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तो कोकिला का तद्भव शब्द कोयल होता है और कूप का तद्भव शब्द कुआं होता है। ठीक, कूप मतलब कुआं। आहा कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है। जो ये ऐसे लगा रहता है चिन्ह, यहाँ ऐसे करके, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। कौन सा चिन्ह कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। लोकोक्ति किसे कहते हैं, कहावत या लोकोक्ति के पीछे कोई लोक कथा या घटना होती है, जिसे क्या कह रहा है, जिसे निकली बात लोगों की जुबान पर इतनी चल निकलती है कि वह लोकोक्ति बन जाती है। कह रहा है कहावत या लोकोक्ति के पीछे कोई लोक कथा होती है या कोई घटना होती है जिससे निकली बात लोगों के जुबान पर इतनी चल निकलती है कि वह लोकोक्ति बन जाती है। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द में पूर्व से जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देता है या उसे बदल देता है। यथा हार में प्र उपसर्ग लगा देने से प्रहार बन जाता है। जैसे कि आपको बताया गया है, जो उपसर्ग होता है वो शब्दांश के पहले यानी पूर्व से जुड़ करके उसके अर्थ में एक विशिष्टता उत्पन्न कर देता है या उसे बदल देता है। जैसे आपसे बताया गया है, हार में प्र उपसर्ग लगा देने पर प्रहार बन जाता है, यानी प्र शब्द को पूर्व में लगा दिया गया हार से पहले, इसलिए प्रहार हो गया। इसी को क्या कहेंगे, उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले जुड़ करके एक नए शब्द की उत्पत्ति कर देता है या उस शब्द का अर्थ बदल देता है। अध उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। कह रहा है अध उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो अध उपसर्ग लगाकर 5 शब्द, अध पका, अध कचरा, अध मरा, अध खिला, अध जला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग किन शब्दों में जुड़ते हैं। कह रहा है हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग किन शब्दों में जुड़ते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग तद्भव देशज शब्दों से जुड़ते हैं। अधिष्ठाता तथा निरोग में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिष्ठाता में अधि तथा निरोग में निर उपसर्ग है। अल किस भाषा का उपसर्ग है। तो अल अरबी भाषा का उपसर्ग है। जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है उसे क्या कहते हैं।
जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। अभी आपको बताया गया। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपसे कोई कहे हार से बना करके, हार शब्द को प्रयोग करके प्रत्यय रूप में दो शब्द बनाइए, तो आप क्या कर सकते हैं? ये किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा। जैसे प्रहार, संहार, ये क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक। और उपसर्ग में क्या होगा? वो शब्द पहले लग जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट, चतुर्भुज और लंबोदर में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज और लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। कैसा समास है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, शरणागत, अकाल पीड़ित और रामायण में कौन सा समास है? तो इन सब में तत्पुरुष समास है। शरणागत, अकाल पीड़ित और रामायण में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। पंचवटी और त्रिवेणी में कौन सा समास है? पंचवटी और त्रिवेणी में दोनों के दोनों में द्विग समास है। नेक्स्ट, परमानंद और सर्वोत्तम में कौन सा समास है? इन दोनों में कर्मधारय समास है। आपको इधर से जितनी क्वेश्चन कराई जा रही है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को आप करना, अच्छे से करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? भाई बहन तथा रुपया पैसा में कौन सा समास है? तो इन दोनों में भी आपका क्या है? द्वंद्व समास है। महापुरुष तथा मृगनयनी में कौन सा समास है? इन दोनों में कर्मधारय समास है। कैसा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? तो विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। विराम चिन्हों के उपयोग से क्या होता है? तो विराम चिन्हों के उपयोग से भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं। कह रहा है जो विराम चिन्ह जब हम लगाते हैं तो उससे जो हमारे अंदर के भाव या विचार होते हैं वो सरल और सहज हो जाते हैं, सुबोध हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किस भाव के लिए नहीं होता है? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो क्रोध भाव के लिए कभी नहीं होता, जबकि उसका प्रयोग जो होता है वो उत्तेजना के लिए होता है। ठीक। पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द फूल और कुसुम, बिजली का पर्यायवाची शब्द विद्युत, दामिनी, दीप्त आदि शब्द आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या? हमारी ये राजन सीरीज की जो बहुविकल्पी प्रश्न तो हमने आपको करा ही दिया था, परंतु राजन सीरीज की आज आपकी जो अति लघुत्तरी प्रश्न है वो भी आपका कंप्लीट हुआ। सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अपने मित्रों के भी साथ भी साझा करिए ताकि आपके मित्र भी पढ़ सके, क्योंकि आप जानते हैं कर भला तो हो भला। ठीक। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, परंतु जाने से पहले आपसे मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।